नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की क्लास में आज जो सीजीपीसी प्री का एग्ज़ाम हुआ है उसके पेपर का हम सॉल्यूशन करेंगे। इस वीडियो में हम जीएस पेपर मतलब पेपर 1 का सॉल्यूशन करेंगे, जिसका पार्ट 1 है ये। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। लाइक और शेयर जितना ज़्यादा आएगा उस हिसाब से मैं पार्ट 2 भी जल्द से जल्द लेकर आऊँगा। अभी अगर आपने सीजीपीसी प्री का एग्ज़ाम दिया होगा और अगर आपने पहले दिया होगा तो आपको पैटर्न डिफरेंट लगा होगा और थोड़ा एग्ज़ाम टफ भी लगा होगा, क्योंकि सीजीपीसी प्री में क्या है, नॉर्मली पेपर में जब क्वेश्चन आता था तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता था और 4 ऑप्शन होते थे। ज़्यादा घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था। स्पेशली इंडिया जीएस बहुत आसान आता था। लेकिन अभी जो है वो जो ऑप्शन है उसमें कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न ज़्यादा है और क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ट्विस्ट करके पूछा गया है, जो ये सीजीपीसी प्री का पैटर्न नहीं है। पैटर्न में एक तरह से आप देखेंगे तो बदलाव बहुत ज़्यादा है और ये जो पैटर्न है वो यूपीएससी और यूपीपीएससी का पैटर्न है। तो जिस तरह से परंपरा रही थी सीजीपीसी प्री का, उससे हट के क्वेश्चन आया है। इसलिए उस तरीके से अगर आपने तैयारी किया होगा तो ये पेपर डेफिनेटली आपको टफ लगा होगा और पेपर नो डाउट बहुत टफ ही था। जिस हिसाब से प्री का क्वेश्चन आता है उस हिसाब से नहीं था। इसलिए आज के जो क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन मैं बताऊंगा उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम देखेंगे कि हमने शायद ना सुना हो या कभी ना पढ़ा हो, क्योंकि पीएससी में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। तो ये वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मैंने कोशिश की है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा या अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन मैं एकत्र कर सकूं, उतना मैंने किया है। और पार्ट 1 इसलिए मैंने ये लेकर आया क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिसके बारे में फैक्ट एकत्र करने में समय लग गया और ये वीडियो बनाने मैं जल्द से जल्द चाहता था। इसलिए पार्ट 1 मैं पहले बना देता हूँ, उसके बाद जल्द से जल्द पार्ट 2 भी मैं लेकर आऊँगा। तो आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप सीजीपीसी प्री की या सीजी की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन कैसे आपको डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर में जाके अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस टाइप करिएगा। आपको जो एप्लीकेशन दिखेगा उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इस एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल के साथ साथ पेड क्लासेस भी अवेलेबल है। फ्री का एप्लीकेशन है, आप फ्री में इंस्टॉल इसे कर सकते हैं। तो चलिए, मेरे पास सेट ए आया था और सेट ए के हिसाब से जैसा क्वेश्चन अरेंज था उसी सीक्वेंस में मैं आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बताऊंगा। इधर इंग्लिश मीडियम वाले लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इधर हिंदी मीडियम वाले लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। मैं हिंदी में डिटेल बता दूंगा, इंग्लिश मीडियम वाले भी आपको समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन का डिटेल मैं आपको स्क्रीन में भी दिखा दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प को चुनिए। पहला जो विकल्प है वो हम देखते हैं। जुलाई 1952 में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया। तो देखिए, जून 1951 1951 जून 1951 में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया, कांग्रेस से हट के। अब यहाँ पे जो जुलाई 52 लिखा है तो ये जो है कथन वो तो गलत हो जाता है। उसके बाद पीसी घोष एवं टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे, तो ये सही है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाता है, क्योंकि ये जो है वो गलत है और ये सही है। इसका डिटेल मैं आपको आगे और बता देता हूँ। पार्टी का क्या नाम, किसान मजदूर प्रजा पार्टी। कांग्रेस से अलग होकर जेबी कृपलानी ने इसका गठन किया था। स्थापना कब किए थे, 1951 में, 1951 में। और कथन में क्या लिखा हुआ था, जुलाई 1952, तो वो तो गलत हो जाता है। संस्थापक जेबी कृपलानी थे। अन्य नेता प्रफुल्ल चंद्र घोष और टांगुत्री प्रकाशम, जो ऑप्शन में दिया था, तो बी सही हो जाता है। 1952 में क्या हुआ था, ये पार्टी जो है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में विलय हो गई थी, तो इस तरीके से सही उत्तर बी होता है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था राधा कांत देव। 1851 में लैंड होल्डर सोसाइटी एवं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलय के उपरांत इस पार्टी का गठन हुआ, पार्टी अस्तित्व में आया और इसके अध्यक्ष का नाम राधा कांत देव था, तो ऑप्शन सी सही है। इसके सचिव का नाम देवेंद्र नाथ टैगोर था, है ना, तो सचिव देवेंद्र नाथ टैगोर चुने गए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1939, है ना, 1939 में
कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बने थे। त्रिपुरी सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद हेतु सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है, आसान क्वेश्चन था ये। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे कि पट्टाभी सीतारमैया को पराजित सुभाष चंद्र बोस ने किया था, लेकिन इस हार से गांधी जी को दुख हुआ और गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को अपनी हार बताया था, जिससे दुखी होकर अंततः सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र बोस के स्थान पर नया अध्यक्ष बनाया गया था। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। इसका क्या हुआ था, हाल ही में इस जो संगठन है, जो यूनियन है, इसका 100 साल पूरा हुआ। तो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। हाल ही में देश के पहले केंद्रीय मजदूर संगठन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटक, शॉर्टकट में इसको एटक भी कहा जाता है, एटक के 100 साल पूरे हुए। कब हुआ? 31 अक्टूबर 2020 को, क्योंकि इसकी स्थापना कब की गई थी? 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में हुई थी। मुंबई के अधिवेशन में लाला लाजपत राय एटक के अध्यक्ष चुने गए थे। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होता है। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पाटलिपुत्र जिसको अभी हम पटना के नाम से जानते हैं। तो मगध और पाटलिपुत्र के बारे में आपको थोड़ा फैक्ट बता देता हूं, जिसके बाद आपको आंसर पता चल जाएगा। वैसे इसका आंसर बी जो है वो सही है। पाटलिपुत्र के उत्तर में गंगा नदी, पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। तो इसके बारे में डिटेल हम देख लेते हैं। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी। मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से, तो यहाँ पे लिखा है देखिए, उत्तर में गंगा से, दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से, पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। तो ये इसका फैक्ट है, जहाँ पे आप आंसर कंफर्म कर सकते हैं कि बी है। पाटलिपुत्र वर्तमान पटना का ही नाम है। इतिहास के अनुसार सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। तो उत्तर भी इसका सही जवाब होता है। हिस्ट्री में आपने ये पढ़ा ही होगा। 6वां प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस किस वर्ष कला भवन अर्थात शांति निकेतन के प्रिंसिपल बने थे? इसका सही जवाब है 1922, ऑप्शन सी। इसके बारे में देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन में एक छोटे से स्कूल की स्थापना की थी। आगे 1919 में उन्होंने कला के एक स्कूल कला भवन की नींव रखी, जो 1921 में स्थापित विश्व भारती विद्यालय का एक हिस्सा बन गया। नंदलाल बोस आधुनिक भारतीय कला के अग्रदूतों में से एक थे और प्रासंगिक आधुनिकतावाद के प्रमुख व्यक्ति थे। अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे और भारतीय शैली चित्रकला के लिए इनको जाना जाता था। 1922 में शांति भवन के कला भवन के ये प्रिंसिपल बने। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। फिर 7वां देखते हैं। लोकसभा एवं विधानसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा विकल्प को चुनिए। तो कथन हम पढ़ लेते हैं। लोकसभा की 543वीं निर्वाचित सीटों में 84 सीटें अनुसूचित जातियों एवं 44 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। तो ये कथन गलत हो जाता है, क्योंकि ये 84 सीटें सही हैं और ये 44 की जगह 47 था। इसके बारे में यहाँ पे डिटेल हम देख लेते हैं। लोकसभा चुनाव में 131 आरक्षित सीटों में से अनुसूचित जाति के लिए 89 से लेकर 84 व अनुसूचित जनजाति के लिए 41 से लेकर 47 सीटें आरक्षित हो सकती हैं। अब इसका भी फैसला होता है कि कितना आरक्षित होगा, आगे मैं आपको बताता हूँ। चुनाव आयोग अपने आकलन से हर 5 साल बाद ST/SC के रिजर्व सीटों का मूल्यांकन करती है। इसके बाद सीटें तय की जाती है। तो पिछले चुनाव में इसमें हम देखेंगे 84 अनुसूचित जाति व 47 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थी। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है, ये कथन सही है। परिसीमन आयोग की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है, ये कथन गलत है। राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? केवल 2 सही है ना। तो हम देख लेते हैं कौन सा है।
1 और 3 गलत है लेकिन कथन 2 सही है, तो सी सही हो जाता है। इसके बारे में और डिटेल में आपको बताता हूँ। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार प्रत्येक जनगणना के पश्चात संसद विधि द्वारा परिसीमन अधिनियम को अधिनियमित करती है। अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात केंद्र सरकार परिसीमन आयोग का गठन करती है। यह परिसीमन आयोग परिसीमन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का मूल्यांकन करती है। ऐसे क्षेत्र जहां सापेक्षित रूप से अनुसूचित जाति तथा जनजाति की संख्या अधिक होती है उसके लिए आरक्षित करने का कार्य करती है। तो ये फैक्ट सही है। अनुच्छेद 82 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम लागू करती है। अधिनियम लागू होने के बाद परिसीमन उद्योग आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो वो फैक्ट गलत हो जाता है। तथा यह आयोग निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर कार्य करता है, इसलिए यहाँ पे उत्तर सी सही है। सिर्फ 2 जो कथन था वो सही था। अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। पहला कथन हम देखते हैं, 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था, तो ये कथन सही है। डिटेल में आपको बताऊंगा। संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार बनाया गया, तो यहाँ पे भी देखेंगे तो ये सही है। अब इसका डिटेल हम देख लेते हैं। संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित किया गया, मतलब मौलिक अधिकार से हटाया गया, विधिक मतलब एक कानूनी अधिकार बनाया गया। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के पहले यह अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था, परंतु यह संशोधन के बाद इस अधिकार को अनुच्छेद 300A के अंतर्गत विधिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का जो है वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 9वां है, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से सही कथन को चुनिए। एक एक कथन हम देखते हैं। यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग के करीब 14% हिस्से में पाई जाती है, तो लगभग 40% हिस्से में पाया जाता है, तो ये तो गलत हो गया। इस मिट्टी में फॉस्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाई जाती नहीं, कमी पाया जाता है, ये भी गलत हो गया। इसको हम देख लेते हैं। यह मिट्टी उपजाऊ नहीं है, ये मिट्टी बहुत उपजाऊ रहता है क्योंकि ये नदी से बहकर आती है मिट्टी, तो ये सब गलत हो जाता है। अब ये फैक्ट बचता है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि यही सही होना चाहिए क्योंकि तीनों फैक्ट गलत हो जाता है। तो यह मिट्टी रेह, थूर, चौपान जैसे स्थानीय नामों से जाना जाता है। अब इसका डिटेल यहाँ पे मैंने पूरा लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे देखेंगे फॉस्फोरस और वनस्पति अंशों की इसमें कमी होती है, किंतु पोटास और चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। एक्चुअल में जलोढ़ मिट्टी किसके कहते हैं हम? जलोढ़ तथा अलुवियम उस मृदा को कहा जाता है जो बहते हुए जल द्वारा बहाकर लाया जाता है। पानी बहाकर जिस मिट्टी को लाता है उसको हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। ये बहुत उपजाऊ होता है, तो वो फैक्ट भी गलत हो जाता है जो अनुपजाऊ होता है लिखा था। इनको रेह, ऊसर, कल्लर, रकार, थुर और चौपन जैसे स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। और ये जो नाम है ज़्यादातर लवणीय जलोढ़ मिट्टी, मतलब जैसे समुद्र पानी से कोई मिट्टी बहाकर लेके आता है उस तरह से जो क्षारीय जलोढ़ होता है उसको कहा जाता है। तो मैंने इस फैक्ट के बारे में बहुत जानकारी देखी कि इसका प्रॉपर आंसर मिल जाए कि जलोढ़ को इस नाम से जाना जाता है। कहीं पे मिल नहीं रहा था, लेकिन ये तीनों फैक्ट तो गलत होता ही है, तो कहीं ना कहीं ये सही होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं। अब लंबाई के हिसाब से आपको इसका घटता क्रम जमाना है ना। तो यहाँ पे नदियों की लंबाई देखेंगे। महानदी 851 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर, कृष्णा है 1400 किलोमीटर और गोदावरी 1465 किलोमीटर। तो घटते क्रम पर अगर जमाएंगे, घटते क्रम मतलब जो सबसे बड़ा है ये हो जाएगा गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, फिर नर्मदा, फिर महानदी, तो उत्तर डी हो जाएगा, है ना। आप जमा लीजिएगा घटते क्रम पे, जो भी ऑप्शन हो जाता है वो आपको उत्तर हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना प्रतिशत पाया जाता है। देखिए, सिल्वर जिसको हम Ag कहते हैं, ये एक मेटल हो गया जो जर्मन सिल्वर में नहीं पाया जाता, तो इसमें से कोई नहीं होगा। इसके बारे में हम देखते हैं। इसको रजत सिल्वर भी कहा जाता है, निकल सिल्वर। तांबे का एक मिश्र धातु है ये, जिसमें निकल और प्रायः जस्ता होता है। इसमें 60% तांबा, 20% निकल और 20% जस्ता होता है, तो सिल्वर तो है ही नहीं, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। इसमें जर्मन सिल्वर
इसे जर्मन सिल्वर या नई चांदी, निकल, पीतल, इलेक्ट्रम आदि के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता। आगे हम देखते हैं, ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये हम देखेंगे। जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में आते हैं तब ध्वनि की गति कम हो जाती है। अगर ध्वनि के बारे में मैं आपको बताऊं तो ध्वनि जो है, अगर उसको संचरित होना है ध्वनि को, तो ध्वनि को प्रसार होने के लिए, संचरित होने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कोई ना कोई चीज़ उसको चाहिए, मीडियम चाहिए, है ना। निर्वात में ध्वनि संचरित नहीं होता, इसीलिए आप अंतरिक्ष में बात नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे ना हवा है ना कुछ भी है। लेकिन ध्वनि में आपको ये चीज़ याद रखना है कि जिसका घनत्व तो डेंसिटी ज़्यादा रहता है उसमें वो अच्छे से संचरित होता है। जैसे मेटल का घनत्व तो ज़्यादा होता है, हवा का कम होता है। तो ठोस से गैस में जब हम आएंगे तो गति कम हो जाता है, ये तो सही होता है, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा रहेगा तो ध्वनि आराम से वहाँ पे संचरित होती है। लेकिन डेंसिटी कम है तो संचरित नहीं होता। वही अणु वाला हम जो साइंस में हम पढ़े थे कि ठोस के अणु पास पास होते हैं, गैस के अणु दूर दूर होते हैं। तो जिसके अणु पास पास होते हैं उसमें ध्वनि अच्छे से संचरित करती है। किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं वैसे ही ध्वनि की गति बढ़ जाती है। तो ये फैक्ट गलत हो जाता है, क्योंकि तापमान बढ़ाने से ध्वनि का जो वेग है वो गति वो बढ़ता है ना। तापमान के बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये फैक्ट लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा भी है। अब आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्यूमिनियम के माध्यम में कम रहती है। ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि मेटल में ध्वनि अच्छे से संचरित होता है। तो एल्यूमिनियम तो मेटल हो जाता है, कांच तो नॉन मेटल हो गया, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, सिर्फ ये सही है। ठीक है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम मीडियम की ज़रूरत होती है। ठोस में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। ध्वनि का वेग माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। इससे संबंधित जितने भी फैक्ट है इसमें आप कथन को मैच करिएगा। जैसा मैच होगा तो आपको खुद आंसर पता चल जाएगा। ठीक है। फिर 13वां क्वेश्चन हम देखते हैं, पौधों की वृद्धि में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन मैक्रोन्यूट्रिएंट है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पोटेशियम। देखिए 3 बेसिक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसके नाम है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। ठीक है। NPK के नाम से जो फेमस है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारा एक ऐसा विषैला पदार्थ है जो भूमि, जल, वायु एवं खाद्य श्रृंखला को बुरी तरह दूषित कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पारा प्रदूषण का स्रोत है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा स्रोत है पारा प्रदूषण का कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र। अगर आपको सिर्फ एक फैक्ट भी पता रहता तो ये क्वेश्चन बन जाता, क्योंकि देखिए चौथा तो सही है, तो सिर्फ इस ऑप्शन में चौथा है, इसमें चौथा नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है। मतलब कीटनाशक, डेंटल एमेलगम, फिलिंग्स और फ्लूरेसेंट लैम्प, इस सब का ये सही जवाब होगा। यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, तो उत्तर डी जो है वो सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन हम देखते हैं, किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव, ये पी दर्पण का ध्रुव है, इधर अनंत रहता है, इन दोनों के बीच में एक वस्तु हम रखते हैं तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। देखिए यहाँ पे अगर आप एक किरण भेजेंगे तो यहाँ पे परावर्तित होकर ऐसा हो गया। अब इसका आप पीछे करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे, आभासी किरण बनाएंगे, है ना। और इसी तरीके से यहाँ अगर ये वक्रता केंद्र से होकर भी जाएगी तो अपने ही डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी, इसको भी पीछे आप करोगे तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रतिबिंब आप देखेंगे तो यहाँ बड़ा है, यहाँ छोटा है, तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा और सीधा बनेगा और आभासी भी बनेगा, है ना। तो यहाँ पे आभासी एवं सीधा लिखा हुआ है, जो कि आंसर ए, आभासी एवं सीधा सही है। और कहाँ पे बनेगा, ध्रुव व फोकस के बीच बनेगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल होते हैं। इसका सही जवाब है 18। इसका डिटेल मुझे बहुत ज़्यादा नहीं मिला, अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो 18 है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर चुनिए। तो इसमें अगर आपको एक फैक्ट भी याद रहता है तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है। जैसे महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण है कितने राज्यों के बीच है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो यहाँ पे आप देखेंगे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, मतलब डी का 4 है ना, डी का यहाँ पे देखते हैं 4,
तो नहीं, इसमें तो अब गड़बड़ हो जाती है क्योंकि ये तीनों में डी का 4 है। अब आगे हम देखते हैं और कौन से जल विवाद का जो है आंसर सही है। महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण, इसका एक तो ये जो है ऑप्शन ए सही होगा क्योंकि इसका जो है 3 राज्यों के बीच इसमें विवाद है। अब इसका डिटेल मैं आपको आगे बता देता हूँ। महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण महादायी नदी के जल को लेकर गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र, हम सिर्फ राज्य की काउंट करें संख्या तो 3 राज्य के बीच इसका विवाद है। गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण, इसमें 5 राज्यों के बीच महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, 5 राज्यों के बीच विवाद। नर्मदा जल विवाद कितने राज्यों के बीच? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, 4 विवाद। और महानदी जल विवाद आप सबको पता ही है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच। तो जो आंसर ए है वो सही हो जाता है इस क्वेश्चन का। अब आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 का पोर्टफोलियो एवं अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था? इसका सही जवाब है CH भाभा, है ना। और ये सब यहाँ पे ओनली यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं डी, केवल 3 इसका सही जवाब होता है। आगे मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। भिन्न का मतलब यहाँ पे आप देखेंगे ये है स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 और कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 का ये डेटा है। यहाँ पे CH भाभा देखेंगे तो इसमें वाणिज्य विभाग मिला था इनको, और यहाँ पे देखेंगे तो कार्य, खान एवं बंदरगाह विभाग मिला था। बाकी ऑप्शन जैसे एक आध बताया था, जगजीवन राम हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया, तो ये अलग नहीं था। यहाँ पे आप जगजीवन राम देख लीजिए, श्रम यहाँ पे भी है, यहाँ पे जगजीवन राम देख लीजिए, यहाँ पे भी श्रम है। तो क्वेश्चन क्या था कि इसमें और इसमें ऐसा कौन मंत्री है जिसको अलग विभाग मिला था? तो CH भाभा सही जवाब है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है? संवैधानिक निकाय इसमें से केवल एक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अब संवैधानिक निकाय क्या होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये वे संस्था है जिनका उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है, भारत के संविधान में इसके बारे में लिखा है और इसलिए इन्हें स्वतंत्र और अधिक शक्तिशाली माना गया। मतलब आपको जो अधिकार है वो देना ही देना है, जो लिखा हुआ है उसके बारे में वो करना ही करना है क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन गैर संवैधानिक क्या होता है? गैर संवैधानिक या अतिरिक्त संवैधानिक संस्था समान ही होते हैं, ये संवैधानिक संस्था के समान ही होते हैं लेकिन संविधान में इसका उल्लेख नहीं होता, अर्थात इनके गठन के लिए केंद्र को संसद में बिल पास करना पड़ता है, अर्थात ऐसे निकाय गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं। और भारत के संवैधानिक निकाय कौन कौन सी अब देख लो, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, ये सारे लिखे हुए हैं। यहाँ पे जो 6वां है अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, ये ऑप्शन में था, ये बाकी तो ऑप्शन में है ही नहीं, और जो ऑप्शन में है वो गैर संवैधानिक निकाय था। तो केवल जो ऑप्शन सी है उसका सही जवाब होगा आपको, है ना। फिर 20वां प्रश्न देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड के लिए सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ पे 2019 तक राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की संख्या दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है मणिपुर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा, इसमें कितने कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 10 बार, उसके बाद बिहार में 9 बार, उड़ीसा में कहीं कहीं आप देखोगे तो लिखा है, मैं देख रहा था इसके बारे में, तो लिखा है 8 बार, कहीं कहीं पे लिखा है 9 बार, कहीं कहीं पे लिखा है 6 बार। तो ये सारे ऑप्शन तो इसमें हैं, तो ये दोनों तो हो नहीं सकता, ये होगा। और मणिपुर में एक जगह लिखा है 8 बार और उड़ीसा में भी 8 बार लिखा था, 2 तो 8 ऑप्शन हो नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं जैसा मैंने आपको बताया है ये आंसर होगा। आगे मैं आपको इसका डिटेल बता देता हूँ। देखिए, मणिपुर 8, उत्तर प्रदेश 10, बिहार 9, उड़ीसा 6। इसको एक बार क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा, मैंने 2-3 बार किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा मैं बता रहा हूँ यही सही हो सकता है। राष्ट्रपति शासन में किसी राज्य का नियंत्रण भारत के राष्ट्रपति के पास चला जाता है। जब कोई राज्य अच्छे से शासन नहीं कर पाता या फिर वहाँ वो संवैधानिक तरीके से शासन नहीं करता, तब राष्ट्रपति वहाँ पर शासन करता है, वो है राष्ट्रपति शासन। संविधान के अनुच्छेद 356 के मुताबिक राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। 2019 तक अभी तक अगर काउंट किया जाए तो माना जाता है कि 125 बार
आधिकारिक भी नहीं है, 125 बार के आसपास राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। अब दैनिक भास्कर के वेबसाइट से मैंने ये इमेज अटैच किया है, यहाँ पे लिख भी दिया मैंने, स्रोत दैनिक भास्कर। यहाँ पे जो ऑप्शन आया उसके बारे में हम देखें तो देखिए, उत्तर प्रदेश में लिखा हुआ है 10 बार, सबसे ज़्यादा यहीं पे दिख रहा है। उसके बाद बिहार में 9 बार, ये दोनों तो ऑप्शन में थे ही। मणिपुर में 8 बार लिखा है और उड़ीसा में 8 बार लिखा है, तो 2 8 ऑप्शन है। अब उड़ीसा के बारे में और डिटेल मैंने चेक किया तो वहाँ पे 6 लिखा हुआ था। तो जैसा मैंने बताया वो ऑप्शन आप सही समझ सकते हैं और चाहे तो एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों इतना एनालिसिस करने में बहुत टाइम लग गया। अगर आगे का पार्ट आप चाहते हो कि आगे जो भी क्वेश्चन है सबका मैं एनालिसिस करूं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जल्दी से जल्दी मैं सारे क्वेश्चन का एनालिसिस आपके लिए लेकर आ जाऊँगे। तो इस पार्ट में इतना ही पढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।